तो हम पढ़ रहे हैं जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे उसी में से टॉपिक हमारा जो है वो यही है कि हम रेजिस्टेंस को समझ रहे थे। रेजिस्टेंस में हम अभी बात कर रहे थे कि एक चार्ट पैटर्न की, जो ये वाला चार्ट पैटर्न है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इन्होंने इसमें क्या बताया है कि रेजिस्टेंस लेवल जिसे एक लाइन के जरिए दिखाया गया है वो अभी के मार्केट प्राइस से ज़्यादा या ऊपर है। रेजिस्टेंस लेवल 215 पर है और करंट कैलेंडर 206 रुपये 75 पैसे पर। करंट कैंडल और उसके प्राइस लेवल को काले घेरे से के जरिए दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर देखा जाए कि ये 206 और 210 और 215। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि अंबुजा सीमेंट 206 रुपये पर 202 लो के साथ बुलिश मारूबोजू बनाता है। हम जानते हैं कि ये लॉन्ग ट्रेंड शुरू करने का संकेत है और हम ये भी जानते हैं कि इस सौदे का स्टॉप लॉस 202 पर होगा। अब रेजिस्टेंस पर इस नई जानकारी के साथ अब हम ये जानते हैं कि इस सौदे के लिए हम 215 का टारगेट प्राइस रख सकते हैं। आप सोचेंगे कि 215 ही क्यों? वजह बहुत साफ है। 215 पर रेजिस्टेंस का मतलब है कि इस लेवल पर आपूर्ति यानी सप्लाई ज़्यादा रहने की संभावना है। ज़्यादा आपूर्ति यानी सप्लाई का मतलब है कि सेलिंग प्रेशर यानी बेचने के लिए दबाव। जब बेचने का दबाव बनता है तो कीमतों के नीचे जाने के आसार होते हैं। तो इन वजहों से लॉन्ग पोजीशन वाले ट्रेडर रेजिस्टेंस पॉइंट को देखकर सौदे के लिए टारगेट और एग्जिट पॉइंट तय करते हैं। साथ ही रेजिस्टेंस की पहचान के साथ लॉन्ग ट्रेंड इस तरह का हो सकता है। एंट्री ली गई 206 पे, स्टॉप लॉस 202 का और टारगेट 215 का। अगला सवाल होगा कि हम रेजिस्टेंस लेवल का पता कैसे लगाएं? प्राइस पॉइंट सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस, ये पता लगाना बहुत आसान है। यदि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, मतलब यदि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर ऊपर है तो सपोर्ट पॉइंट है। फिर से समझते हैं। यदि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, अब इसका मतलब तो समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। प्राइस पॉइंट की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 215 पर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि लेवल इससे ऊपर नहीं जाएगा। और चलो थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। यदि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है तो रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर ऊपर है तो सपोर्ट पॉइंट है। अब आगे सपोर्ट को समझते हैं और सीखते हैं कि सपोर्ट पॉइंट का पता कैसे लगाएं। रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया। यदि प्राइस पॉइंट करंट प्राइस से नीचे है, प्राइस पॉइंट करंट प्राइस से नीचे है तो रेजिस्टेंस पॉइंट है और अगर ऊपर है तो सपोर्ट पॉइंट है। यहाँ पर आते हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ खास नहीं, यहाँ पर देखते हैं चार्ट पैटर्न बना है और मार्केट प्राइस के बारे में बताया है। रेजिस्टेंस लेवल 215, यहाँ पे इन्होंने बताया है करंट प्राइस है 206 रुपये और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अंबुजा सीमेंट 206 रुपये पर 202 लो के साथ बुलिश मारूबोजू बनाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस सौदे का स्टॉप लॉस 202 हो गया और इस सौदे के लिए हम 215 का टारगेट प्राइस कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 215, ये लाइन प्राइस पॉइंट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो। मान लेते हैं यहाँ पर हम एक वो बनाते हैं, प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो तो रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ऊपर बनता है, सपोर्ट हमेशा नीचे बनता है। तो अगर
प्राइस पॉइंट करंट मार्केट की जो भी प्राइस चल रही है उससे नीचे है तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि मान लो ये 215 हो गया और ये हो गया 202, ये यहाँ पर। तो अगर प्राइस पॉइंट जो भी कुछ चल रहा है यहाँ पर मान लो चल रहा है, अब ये करंट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है उससे नीचे है। थोड़ा आगे समझते हैं। सपोर्ट का मतलब है कि रेजिस्टेंस के बारे में जानने के बाद में सपोर्ट को समझना काफ़ी सरल हो जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि सपोर्ट कुछ ऐसा है कि जो कीमत को सहारा देता है और उसे गिरने से रोकता है। सपोर्ट लेवल किसी भी चार्ट पर वो कीमत होती है जहां कारोबार स्टॉक में अधिकतम मांग मतलब कि खरीदने के मामले की उम्मीद करते हैं। जब भी कीमत सपोर्ट लेवल पर तक गिरती है तो वापस उछाल की संभावना होती है क्योंकि उस कीमत पर खरीद आने की उम्मीद रहती है। सपोर्ट हमेशा मौजूदा बाजार की कीमत से नीचे होता है। इस बात की काफ़ी संभावना होती है कि कीमत मतलब जो भी कीमत है वो कीमत सपोर्ट तक गिर जाए, उस कीमत पर मौजूदा मांग पूरा होने तक आराम करे यानी कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करे। गिरते हुए बाजार में सपोर्ट एक महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल है जिसे काफ़ी ध्यान से देखा जाता है। सपोर्ट को अक्सर खरीदने के लिए ट्रिगर माना जाता है। यहाँ सिप्ला लिमिटेड का चार्ट है जिस पे कि चार्ट पर 435 पर बनाई गई लाइन सिप्ला के लिए सपोर्ट कीमत को दिखाती है। अब ये सपोर्ट कीमत मुझे अभी भी असल में समझ में नहीं आ पाया है कि ये सपोर्ट किस तरीके से बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें जिन पर आपको ऊपर के चार्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि सपोर्ट लेवल जिसे एक सीधी लाइन से दिखाया गया है वो वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे है। हाँ ठीक है, वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे है। सपोर्ट कीमत 435 पर है जबकि वर्तमान में कैंडल 442 पर है। वर्तमान यानी करंट कैंडल और इससे संबंधित मूल्य स्तर को आपके संदर्भ के लिए घेर कर दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने रजिस्टेंस को समझते हुए किया है वैसे ही आइए हम एक मंदी पैटर्न बनाने की कल्पना करते हैं। 442 पर एक शूटिंग स्टार बनता है जिसका हाई 446 है। हमें पता है कि एक शूटिंग स्टार के साथ में शॉर्ट करना होता है, तो 446 पर सिप्ला शॉर्ट करता है 446 के स्टॉप लॉस के साथ में। चूँकि हम जानते हैं कि 435 अभी का सपोर्ट है तो हम किसी को अपना टारगेट यानी लक्ष्य मान लेते हैं। मतलब इसी को हम अपना लक्ष्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 435 अभी का सपोर्ट है। अब 435 जो अभी का सपोर्ट है, ठीक है, तो किन वजहों से हम 435 के लक्ष्य को सही मान सकते हैं? निम्नलिखित कारण है। 435 पे सपोर्ट का मतलब है कि इस कीमत पर अतिरिक्त मांग आने की अधिकतम संभावना है। अतिरिक्त मांग से खरीदने का दबाव बनता है। खरीद का दबाव बनने से खरीद की कीमतें बढ़ जाती है। ऊपर दिए गए कारणों की वजह से जब एक कारोबारी ट्रेडर करता है तो वो टारगेट तय करने और ट्रेड से एग्जिट निर्धारित करने के लिए सपोर्ट लेवल को ही देखता है। साथ ही सपोर्ट पहचानने के साथ में शॉर्ट ट्रेड अब पूरी तरह से डिज़ाइन हो गया है। एंट्री 442 पे की गई, स्टॉप 446 का हुआ, टारगेट 435। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को समझना और लाइन बनाना। अब हम आपको 4 ऐसे कदम बता रहे हैं जिनकी मदद से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सही लेवल पता कर सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी खींच सकते हैं। कदम 1 है कि डेटा बिंदुओं यानी पॉइंट को लोड करें। यदि शॉर्ट टर्म एसआर पता करना है तो कम से कम 3 से 6 महीने के डेटा बिंदुओं को लोड करना होगा। यदि आप लंबी अवधि के एसआर की पहचान करना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 18 महीने के डेटा पॉइंट को लोड करना होगा। अब आप कई डेटा बिंदुओं को लोड करते हैं तो चार्ट संकुचित दिखता है। ये भी बताता है कि क्यों ऊपर के 2 चार्ट इसी वजह से सिकुड़े हुए दिखते हैं। दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है और छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म इंट्राडे और BTST ट्रेड के लिए उपयोगी है। यहाँ पर एक चार्ट है जहाँ मैंने 12 महीने के डेटा पॉइंट लोड किए हैं।
यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। कदम 2 में कीमत में एक्शन वाले कम से कम 3 जोन की पहचान करें। कीमत में एक्शन वाले, हाँ बात तो सही है। मार्केट यहाँ पे रजिस्ट किया, धड़ाम से गिरा, मार्केट यहाँ रजिस्ट किया, धड़ाम से गिरा, मार्केट यहाँ रजिस्ट किया, मार्केट यहाँ रजिस्ट किया। देखते हैं। एक प्राइस एक्शन जोन को चार्ट पर स्टिकी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ कीमतें निम्नलिखित में से कम एक व्यापार को जरूर प्रदर्शित करती हैं। कुछ तेज़ी के बाद और ऊपर जाने में अटकना, कुछ गिरावट के बाद और गिरने में अटकना, किसी एक कीमत पर तेज़ी से दिशा बदलना। यहाँ उन चार्टों की एक श्रृंखला दी गई है जो एक ही क्रम में ऊपर 3 बिंदुओं को दिखा सकते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में घिरे हुए बिंदु एक संक्षिप्त चाल के बाद में आगे बढ़ने में हिचकिचाहट का संकेत देते हैं, ठीक है। घेरे हुए बिंदु एक संक्षिप्त डाउन मूव के बाद कीमत को और नीचे ले जाने में संकोच करते हैं। ठीक है, ये भी रेंज बाउंड और ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि इसे नीचे नहीं गया, यहाँ भी समझ में आ रहा है यही, यहाँ भी यही समझ में आ रहा है, यहाँ भी यही समझ में आ रहा है। इसको भी अगर देखा जाए, इसको भी देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर गिरे हुए बिंदु कीमत पर दिशा में तीव्र बदलाव दिखा रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब प्राइस एक्शन जोन को सीधी लाइन से मिलाना। जब आप 12 महीने के चार्ट को देखते हैं तो आमतौर पर आपको कई एक्शन जोन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन तलाशने होते हैं जो कीमत के मामले में एक ही स्तर पर हों। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें 2 प्राइस एक्शन जोन दिखाए गए हैं, लेकिन वो कीमत के अलग अलग स्तर पर हैं। एक जोन यहाँ पर है, एक जोन यहाँ पर है, ठीक है। अब इस चार्ट को देखिए जहाँ मैंने 3 प्राइस एक्शन जोन को घेरा हुआ है, ठीक है। इस प्राइस एक्शन को वाले जोन की पहचान करते समय ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये प्राइस जोन समय में अच्छी तरह से दूरी पर है। मतलब अगर पहला प्राइस एक्शन जोन मई के दूसरे सप्ताह में है तो दूसरा प्राइस एक्शन जोन मई के चौथे सप्ताह के बाद किसी भी समय होना चाहिए। अच्छी तरह से समय में दूरी, 2 मूल्य एक्शन जोन के बीच जितना अधिक दूरी होगा, एसआर की पहचान उतनी ही अच्छी होगी। एक क्षैतिज रेखा को फिट करें। एक क्षैतिज रेखा के साथ 3 प्राइस एक्शन जोन को कनेक्ट करें। बाजार की मौजूदा कीमत के संबंध में ये रेखा जहां होगी उसके आधार पर यह या तो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए, ठीक है। बाएं से शुरू करते हैं तो पहला घेरा एक प्राइस एक्शन जोन को दिखाता है जहां कीमत की दिशा तेजी से उल्टी हुई, मतलब कि ये। दूसरा घेरा उसी प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहां कीमत स्टिकी होती है। और तीसरे घेरे एक ऐसे प्राइस एक्शन जोन को बताता है जहां कीमत की दिशा तेज़ी से उल्टी हो जाती है। और चौथे घेरे ऐसी प्राइस एक्शन जोन पर प्रकाश डालता है जहां कीमत स्टिकी होती है। पांचवा घेरा सिप्ला के मौजूदा बाजार मूल्य को दिखाता है। ऊपर के चार्ट में सभी 4 प्राइस एक्शन जोन सामान्य मूल बिंदुओं पर यानी 429 के आसपास हैं। जाहिर है क्षैतिज रेखा 442.5 के वर्तमान बाजार मूल्य से नीचे है। इस तरह 429 सिप्ला के लिए तत्काल सपोर्ट मूल्य बन जाता है 429। कृपया ध्यान दें, जब भी आप तकनीकी विश्लेषण मतलब टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट को देखते हैं, जैसा अगर एसआर को सिर्फ देखकर ही पहचान करते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। मूल्य स्तर को आमतौर पर एक सीमा में दर्शाया जाता है और एक मूल्य बिंदु पर नहीं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक क्षेत्र या जोन होता है, एक निश्चित कीमत नहीं। इसीलिए उपरोक्त तर्क के आधार पर मुझे सिप्ला के लिए एक सपोर्ट के रूप में 426 से 432 के बीच की कीमत सीमा दिखाती है।
इस सीमा के लिए कोई खास नियम नहीं है। मैंने सपोर्ट की मूल्य सीमा प्राप्त करने के लिए सिर्फ 429 में 3 अंक जोड़े और 3 ही घटाए हैं। यहाँ एक चार्ट है जहाँ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के लिए SR दोनों ही पहचान की गई है। मतलब कि ये इनका सपोर्ट हो गया और ये हो गया इनका रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अंबुजा की वर्तमान कीमत 204 रुपये 1 पैसे है और सपोर्ट 201 और 214 पर रेजिस्टेंस मतलब मौजूदा बाजार मूल्य के ऊपर दिख रहा है। इसलिए यदि कोई 204 पर अंबुजा में शॉर्ट था तो सपोर्ट के आधार पर लक्ष्य 201 पर हो सकता है। संभवतः एक अच्छा इंट्राडे व्यापार होगा। 204 पर लॉन्ग ट्रेड के लिए रेजिस्टेंस के आधार पर 214 एक उचित लक्ष्य या टारगेट हो सकता है। ध्यान दें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर दोनों में मूल्य स्तर पर कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन की पहचान की गई है जो समय में एक दूसरे से अच्छी तरह से दूरी पर हैं। एसआर की विश्वसनीयता की अगर बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें केवल कीमतों के पलटने की संभावना का संकेत हैं। किसी भी तरह से उन्हें निश्चित नहीं माना जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में भी तमाम दूसरी चीज़ों की तरह ही किसी को संभावना को पैटर्न के आधार पर संभावना की ही तरह तोलना चाहिए। उदाहरण के लिए अंबुजा सीमेंट के चार्ट के आधार पर वर्तमान बाजार मूल्य 204 रुपये और रेजिस्टेंस 214 पर। यहाँ उम्मीद यह है कि अगर अंबुजा सीमेंट ऊपर जाना शुरू करेगा जाए तो उसे 214 पर एक रेजिस्टेंस का सामना करने की संभावना है। मतलब 214 पर बिकवाल आ सकते हैं जो संभावित रूप से कीमतों को नीचे खींच सकते हैं। क्या गारंटी है कि विक्रेता 214 पर आएंगे? दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस लाइन की निर्भरता क्या है? ईमानदारी से आपका अनुमान उतना ही अच्छा होगा जितना मेरा। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह देखा जा सकता है कि जब भी अंबुजा 214 पर पहुंची तो उसने एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दी। बताओ। ठीक है, प्रतिक्रिया दी जिससे प्राइस एक्शन जोन बना। यहाँ सांत्वना देने वाली बात यह है कि प्राइस एक्शन जोन अच्छी तरह से समय में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि 214 एक ऐसे प्राइस एक्शन जोन में है जिसे बार बार समय ने परखा है। इसीलिए तकनीकी विश्लेषण के पहले नियम को ध्यान में रखते हुए यानी इतिहास खुद को दोहराता है, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर आसानी से नहीं टूटेंगे। विशुद्ध रूप से मेरे व्यक्तिगत ट्रेडिंग अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अच्छी तरह से बने एसआर आमतौर पर सही साबित होते हैं। अब जरूरी बदलाव, सुधार और चेकलिस्ट। शायद अब हम इस मॉड्यूल में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हम कुछ फेरबदल या सुधार यानी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ ऐसी तकनीकों की खोज शुरू करेंगे जो हमें सबसे अच्छे ट्रेड की पहचान करने में मदद करेंगे। याद रखें, जब आप अच्छे ट्रेड को पहचानना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ट्रेंड पहचानने का लालच छोड़ना होगा। बहुत सारे लेकिन बेकार ट्रेंड की पहचान करने की जगह कुछ लेकिन पक्के ट्रेंड पहचानना हमेशा बेहतर होता है। सामान्य रूप से ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप बेहतरीन परिणामों के लिए एक परिपक्व तैयार करते हैं। ये प्रक्रिया बेहतरीन ट्रेंडों की पहचान करने के बारे में होता है। आइए हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर वापस आते हैं और शायद सबसे पहले हमने सीखा बुलिश मारुबोजू एक लॉन्ग ट्रेंड का सुझाव देता है। मारुबोजू के करीब होने वाले इस ट्रेंड में मारुबोजू का लो ही स्टॉप लॉस के रूप में काम करता है। अब बुलिश मारुबोजू के लिए निम्नलिखित बातें ये हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जो 432 पे ओपन हुआ, 449 हाई गया, 430 लो और 448 उसका क्लोज हो गया है। इस स्थिति में लॉन्ग ट्रेंड के लिए एंट्री लगभग 448 होगी और स्टॉप लॉस 430 होगा। अब अगर मारुबोजू का लो पुराने समय से सही साबित हो रहे सपोर्ट से मेल खा जाए तो क्या आपको यहाँ दो तकनीकी सिद्धांतों का अच्छा संगम दिखाई देता है? हमारे पास लॉन्ग जाने के लिए दोहरी पुष्टि है। निम्नलिखित शर्तों के बारे में सोचें। एक मान्यता प्राप्त कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश मारुबोजू ट्रेंड को एक लॉन्ग ट्रेड शुरू करने का सुझाव देता है। स्टॉप लॉस मूल्य के निकट सपोर्ट ट्रेड को बताता है कि लो के आसपास महत्वपूर्ण खरीद आ सकती है। बाजारों जैसे कि अनिश्चित जगह पर एक ट्रेड को वास्तव में एक अच्छी तरह से तैयार ट्रेड सेटअप की ज़रूरत होती है।
ऊपर बताई गई दोनों स्थितियों मतलब बुलिश मारूबोजू प्लस लो के आसपास समर्थन एक ही कार्रवाई का सुझाव देती है कि एक लॉन्ग ट्रेंड शुरू करने के लिए। तो ये हमें एक महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाता है कि क्या होगा यदि हमारे पास एक व्यापार के लिए एक चेकलिस्ट हो। आप चाहें तो इसे एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं। हर ट्रेड शुरू करने से पहले ये चेकलिस्ट एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा। हर ट्रेड को चेकलिस्ट में दी गई शर्तों का पालन करना चाहिए। यदि शर्तों का पालन होता है तो हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा हम इसे छोड़ देंगे और एक नए अवसर की तलाश करेंगे जो चेकलिस्ट की शर्तों का पालन करता हो। कहते हैं कि ट्रेडर की सफलता में 80% हिस्सा अनुशासन का होता है। मेरी राय में चेकलिस्ट आपको अनुशासित होने के लिए मजबूर करती है। ये आपको जल्दबाजी में और लापरवाही से निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। वास्तव में शुरू करने के लिए हमारे पास चेकलिस्ट के पहले दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। पहली चीज़, स्टॉक के चार्ट में एक पहचानने योग्य कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। और इसमें भी ध्यान क्या रखना है कि हमने इस मॉड्यूल में कुछ लोकप्रिय पैटर्न सीखे हैं और चेकलिस्ट का पालन करने के लिए शुरुआत में आप इन्हीं पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड की पुष्टि करनी चाहिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड की पुष्टि करनी चाहिए। स्टॉप लॉस SR के आसपास होना चाहिए। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सपोर्ट को पैटर्न के लो के आसपास होना चाहिए। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सपोर्ट को पैटर्न के लो के आसपास होना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए पैटर्न का हाई स्टॉक के रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। इस मॉड्यूल में आगे हम नई TA मतलब टेक्निकल एनालिसिस अवधारणाओं को सीखेंगे। हम इस चेकलिस्ट का निर्माण करेंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बता दें कि अंतिम चेकलिस्ट में 6 चेकलिस्ट बिंदु होंगे। वास्तव में जब हमारे पास सारे 6 चेकलिस्ट पॉइंट होंगे तो हम उनमें से हर एक को तौलेंगे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि चेकलिस्ट पॉइंट 4 चेकलिस्ट पॉइंट 1 के जितना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ट्रेडर को विचलित करने वाले 100 अन्य कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में मुख्य बातें ये रही कि SR चार्ट पर प्राइस पॉइंट होते हैं। करंट मार्केट प्राइस के नीचे का प्राइस पॉइंट सपोर्ट कहलाता है और ये बाइंग इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का प्राइस पॉइंट रेजिस्टेंस कहलाता है और ये सेलिंग इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। SR की पहचान करने के लिए 3 प्राइस एक्शन जोन की जोड़ती हुई एक रेखा बनाएं। ध्यान रखें कि ये एक्शन जोन समय के मामले में एक दूसरे से दूर हो। जितने ज़्यादा प्राइस एक्शन जोन ऐसी रेखा से जुड़ेंगे उतना ही मजबूत SR होगा। SR का इस्तेमाल टारगेट प्राइस जानने के लिए भी किया जाता है और लॉन्ग ट्रेड के लिए भी सबसे नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट माने और शॉर्ट ट्रेंड के लिए नज़दीकी सपोर्ट को टारगेट माने। ट्रेड से अच्छे नतीजे पाने के लिए चेकलिस्ट की शर्तों का पालन करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा अध्याय 11 पूरा होता है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। इसी वॉल्यूम से सबसे मेन निर्धारण होगा कि हम आगे किस दिशा में बढ़ेंगे।